Hello बच्चों, welcome to this video lecture. This lecture will be about opium as a crop and its economic importance. Opium's botanical name is Papaver somniferum. It belongs to family Papaveraceae and commonly it is known as afine. Plant part used is fruit. The major plant part used is fruit and its seeds. It originated in Western Asia, also known as Minor Asia, which is Turkey and region around it. ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं बोटानिकल डिस्क्रिप्शन कि ये प्लांट होता कैसे है. सबसे पहले तो इट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद रेड कलर्ड वाइल्ड पॉपी या वीड पॉपी जिसको कहते हैं. उसका नाम है पेपेवर रोहियास. ठीक है, वो एक खरपतवार है, एक वीड है, उससे कंफ्यूज नहीं करना चाहिए. कॉमनली जैसे अगर ध्यान दिया हो तो गार्डन्स वगैरह में रेड कलर का पॉपी प्लांट होता है, वो ग्रो किया जाता है, लेकिन वो ओपियम वाला प्लांट नहीं है, उससे कंफ्यूज मत करना. अब जो ओपियम है वो कैसा है, 2 to 4 फीट टॉल होता है, एनुअल है, इरेक्ट होगा, ग्लॉकस होगा. ग्लॉकस मतलब हेयरी ब्लू, एक तो ग्रेइश ब्लू कलर का दिखेगा प्लांट. ठीक है, और उस पर हेयर्स प्रेजेंट होंगे. मेनली हेयर से कवर्ड होता है उसका स्टेम और लीव्स काफी सारे, तो इस वजह से वो ब्लूइश ग्रीन, जैसे हेजी, मिल्की हेजी सा उसका कलर दिखता है, दूर से धुंधला सा कलर एक तरह से कह सकते हैं. ठीक है, और हर्बेशियस है. All plant parts produce latex और milky sap. ठीक है, लीव्स जो हैं दे आर लॉब्ड. ठीक है, और जो लीफ का बेस है वो स्टेम को क्लैस्प करके रखता है. क्लैस्प मतलब एक तरह से कवर करके रखता है. ठीक है, फिर बात आती है फ्लावर्स की. फ्लावर्स लार्ज होंगे, सॉलिटरी होते हैं. ठीक है, एक एक्सिस पर, जो मेन एक्सिस है उस पर एक ही फ्लावर बनेगा. ठीक है, एक ब्रांच पर एक ही फ्लावर होगा. वाइट, मॉव या रेड कलर का फ्लावर हो सकता है. 4 पेटल्स होती हैं. ठीक है, स्टेमन्स इनडेफिनिट नंबर, बहुत सारे स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं. पॉलीएंड्रस कंडीशन है. कार्पल्स की बात की जाए तो काफी सारे कार्पल्स होंगे, लेकिन फ्यूज्ड होंगे, सिनकार्पस कंडीशन होगी. यूनिलॉक्यूलर होंगे, फ्यूज होकर वो एक ही चैम्बर, कॉमन चैम्बर बनाएंगे. उसमें बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे एंड पेरिटल प्रेजेंटेशन होगी. स्टिग्मा जो है वो सेसाइल होगा, यानी स्टाइल प्रेजेंट नहीं होगी. स्टिग्मा डायरेक्टली ओवरी के साथ ऊपर अटैच्ड होगा और फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी वो फ्रूट के साथ अटैच्ड रहता है एज अ कैप लाइक स्ट्रक्चर, या क्राउन जैसे बनाता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है. फ्रूट जो है वो हेयरलेस होता है, राउंड होगा, कैप्सूल टाइप का होता है. 12 to 18, 12 से 18 स्टिग्मेटिक रेज, जो जैसे पहले बताया था ना, स्टिग्मा प्रेजेंट होगा, परसिस्टेंट होता है, तो वो स्टिग्मेटिक रेज जो हैं उस फ्रूट के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर बनाकर प्रेजेंट रहती हैं. वो जैसे पेटल है और पार्ट्स हैं वो शेड हो जाते हैं, ऐसे स्टिग्मा रिमूव नहीं होता. ठीक है, ये है पेपेवर रोहियास. कॉमनली ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए इसको ग्रो किया जाता है और बहुत देखा भी होगा. वैसे एक्चुअल में ये वाइल्ड या वीड पॉपी है. ठीक है, ये कल्टीवेट नहीं किया जाता एज सच ओपियम के लिए. ठीक है, यहाँ पर आसपास भी आप लोगों ने कहीं देखा होगा, जैसे इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं कुछ जगह, या और इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो वहाँ पर इस तरह का प्लांट जो है ग्रो किया जाता है फॉर ऑर्नामेंटल पर्पस. इससे कंफ्यूज नहीं करना. ये है पेपेवर सोमनीफेरम, प्लांट ऑफ आवर इंटरेस्ट, जो हम जिसको स्टडी करेंगे. इसमें देख सकते हो जैसे स्टेम है, हेयर से कवर्ड है, कलर जो है
देखो लीव्स का और फ्रूट का जो कलर है वो क्या है, ग्रेइश, धुंधला सा कलर है, ठीक है, ग्रेइश ग्रीन या ब्लूइश, ग्रेइश ब्लू सा कलर है इसका, ठीक है। तो ये है ग्लॉकस कलर। अब बात आती है इसके लीफ की। यहाँ लीफ को देख सकते हो, स्टेम दिख रही है और बेस पे लीफ स्टेम को कवर करके रख रहा है, ठीक है। एक पॉइंट से लीफ नहीं निकलता, स्टेम जो है वो उसको कवर करता है, उसका बेस से लीफ जो है स्टेम को कवर करके रखता है और पिनेटली लोब्ड है। इसमें देख सकते हो काफी सारे लोब्स प्रेजेंट है लीफ के अंदर, कट लगे हुए हैं, लंबा सा लीफ है एक और उसमें बहुत सारे कट्स लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर भी देख सकते हो पिनेटली लोब्ड जो है, लोब्स और क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, नीचे से ऊपर तक एक ओब्लॉन्ग सी शेप है और बहुत सारे कट्स हैं एक लीफ के अंदर। डीप कट नहीं है, शैलो कट्स हैं, ठीक है। तो ये है लीफ ऑफ पेपेवर सोमनिफेरम, ओपियम का लीफ। अब बात आती है फ्लावर की। फ्लावर इसका जो है जैसे बताया था, वाइट, मॉव एंड रेड कलर, ये मॉव कलर है, ठीक है। तो ये इस कलर का होगा। पेटल्स देख सकते हो पिंकिश या माउ कलर के पेटल्स हैं इसके, ठीक है। 4 नंबर होता है पेटल्स का। सेंटर में रे दिख रही है सबसे ऊपर, वो स्टिग्मेटिक क्राउन है। स्टिग्मेटिक क्राउन के नीचे उससे अटैच्ड ओवरी है, गोल ग्रीन कलर की गोल एक सिंगल ओवरी, ठीक है, सिनकार्पस है। और इनके चारों तरफ स्टेमन्स प्रेजेंट है, हेयरी से स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं वो स्टेमन्स है, ठीक है। बहुत सारे मैनी स्टेमन्स हैं, ठीक है, मल्टीपल नंबर्स है, इनडेफिनिट नंबर है और सारे पॉलीएंड्रस हैं, यानी सारे फ्री हैं, ठीक है। दिस इज अबाउट द फ्लावर। ये क्लोजअप है। स्टेमन्स देखो सबसे पहले तो पर्पलिश या मॉव कलर का फिलामेंट है और ऊपर ब्राउनिश कलर के एंथर्स हैं, ठीक है। और इधर स्टिग्मा है कि अलग अलग रेज निकली हुई हैं बाहर, ठीक है, स्टिग्मेटिक रेज इनको कहते हैं। सबसे ऊपर स्टिग्मा और नीचे सर्कुलर जो ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर है वो ओवरी है। ये है फ्रूट। अब इसमें देख सकते हो जो ये स्टिग्मा था, ये यहाँ पर ऊपर एज अ कैप प्रेजेंट है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद शेड नहीं होता स्टिग्मा और कैप लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। नीचे फ्रूट जो है कैप्सूल टाइप का फ्रूट होता है, राउंड होगा, ठीक है, और ग्रीनिश कलर का होगा एंड विदाउट हेयर्स, हेयर्स से कवर्ड नहीं होता है। अब बात आती है कल्टीवेशन की एंड हार्वेस्टिंग की। तो कल्टीवेट कैसे करेंगे? इंडिया में जो इसकी कल्टीवेशन है वो बिहार में पटना में होती है, उत्तर प्रदेश में बनारस में, राजस्थान एंड एमपी में मालवा रीजन जो है वहाँ होती है एंड कुछ एरिया पंजाब का, वहाँ पर भी इसको कल्टीवेट किया जाता है। इट इज कल्टीवेटेड एज विंटर क्रॉप, ठीक है। अक्टूबर एंड नवंबर में इसके सीड्स जो हैं वो सो किए जाते हैं। सॉइल सैंडी लोम सॉइल होती है इसकी, वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, ठीक है। एंड इट नीड्स कूलर टेम्परेचर, कोल्ड नहीं, कंप्लीटली कोल्ड नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा कूलर टेम्परेचर जो है वो चाहिए होता है। अगर ये चीज़ ध्यान दी हो आपने, पटना, बनारस, राजस्थान, एमपी, ये जो रीजन्स हैं यहाँ पर विंटर्स तो आती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर नहीं होता। हरियाणा और ये जो रीजन है दिल्ली, इनसे कम ही कोल्ड होता है, ठीक है, इतना ज़्यादा कोल्ड नहीं होता, इसलिए इन रीजन्स में इसको ज़्यादा ग्रो किया जाता है, ठीक है। अब बात आती है हार्वेस्टिंग की। इंसीजन मतलब कट लगाए जाते हैं। यहाँ पर देखोगे तो ये ड्रॉप्स निकली हुई है ना, ये लंबे लंबे लेंथ वाइज इसमें इंसीजन, हल्के से शैलो कट लगाए जाते हैं, ठीक है, डीप कट नहीं होते। मैच्योरिंग कैप्सूल यानी फ्रूट में ये कट्स लगाए जाते हैं। कब लगाते हैं? बिफोर सनसेट, सनसेट होने से पहले, ठीक है, लेट आवर्स में, इवनिंग में, लेट आवर्स में।
अब जो ये एक्सुडेट है, ये जो ड्रॉप्स दिख रही है ना, वाइट मिल्की सी ड्रॉप्स है, ये इकट्ठी होती हैं ओवर द नाइट, ठीक है। और अगले दिन सुबह बिफोर सनराइज इन ड्रॉप्स को स्क्रैप ऑफ कर लिया जाता है, ठीक है। जो कैप्सूल है उस पे से इनको उतार लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है इन मिल्की या लेटेक्स को, मिल्की सैप या जो लेटेक्स था ये, इसको स्क्रैप ऑफ उतार लेते हैं, ठीक है, और कलेक्ट कर लेते हैं। दिस लेटेक्स, थिक लेटेक्स इज स्टोर्ड इन पॉट्स, इसको स्टोर किया जाता है, थोड़ा सा टिल्ट करके रखा जाता है फिर उन कंटेनर्स को, ताकि वाटर जो है वो सेपरेट हो जाए और ये थोड़े ज़्यादा इसमें वाटर कंटेंट जो है इसका वो कम हो जाए, ठीक है, अलग हो जाए, फिर वाटर को हम सेपरेट कर देते हैं, हटा देते हैं इसमें से। अब जो हमारे पास बचेगा सब्सटेंस बचता है, रॉ ओपियम होता है, उसको सन में ड्राई किया जाता है, और सन में ड्राई करने से उससे क्या होगा, वो डार्क ब्राउनिश कलर का हो जाता है, और उसमें एक ऑर्डर, एक स्मेल जो है वो डेवलप हो जाती है, ठीक है। इसके बाद, इस स्टेज के बाद इसको नीड किया जाता है, गूंदा जाता है हाथों से, ठीक है, और रोल करके या इसकी छोटे छोटे केक्स बनाकर, पीसेस ब्लॉक्स बनाकर इसके छोटे छोटे लीव्स के अंदर, इसी के लीव्स के अंदर उनको पैक करके रख दिया जाता है, ठीक है, आगे कंजम्पशन के लिए। अब बात आती है इसकी प्रॉपर्टीज की, इसमें कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। सबसे पहला तो है ओपीएम की बात करेंगे, ठीक है, नार्कोटिक कंपाउंड, ठीक है, ड्रग्स जैसे एक तरह से जिनको कहा जा सकता है, उनमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो इसमें मिलते हैं वो है मॉर्फिन, कोडेइन, पेपरवेरिन, नॉस्केपिन एंड नार्सिन, ठीक है। तो मॉर्फिन जो है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव कंपाउंड है, इसमें फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव कंपाउंड है, एल्कोलॉइड है ये एक टाइप के, ठीक है। पूरा जो ओपियम है कलेक्ट होता है उसमें 8 से 13% मॉर्फिन ही होता है, ठीक है। इसके अलावा सीड्स जो हैं इसके वो यूजफुल होते हैं, रिच इन प्रोटीन, उन सीड्स जो हैं वो प्रोटीन में, उनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट होता है, 21 to 23%। ऑयली एंडोस्पर्म होता है, सीड्स जो होते हैं उनमें क्या क्या होता है, एम्ब्रियो होगा, एंडोस्पर्म होगा, तो यहाँ जो एंडोस्पर्म होता है वो ऑयली होता है, ठीक है। लिनोलेक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है, EFA मतलब एसेंशियल फैटी एसिड, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एसेंशियल फैटी एसिड है लिनोलेक एसिड। तो सीड्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू के हैं इसके, ओपियम के अलावा, ठीक है। और सीड्स जो हैं वो फ्री फ्रॉम नार्कोटिक कंटेंट, जो मॉर्फिन, कोडेइन और ये इस तरह के कंटेंट्स थे, ओपियम था, उससे फ्री होते हैं सीड्स, सीड में वो मिक्स नहीं होते, इसीलिए जो कट लगाते हैं, कि जो कट लगाए हुए हैं यहाँ पर इंसिजन फ्रूट के अंदर, ये ज़्यादा डीप नहीं लगाते, ज़्यादा डीप इसलिए नहीं लगाते, अगर वो डीप कट सीड्स तक पहुंच गया और वो सीड्स को भी कट कर देगा तो ओपियम मिक्स हो जाएगा सीड के कंटेंट के साथ, ठीक है। और सीड का पर्पस अलग है, ओपियम का पर्पस अलग है, इसलिए हम नहीं चाहते कि ये मिक्स हो, ठीक है। तो इस वजह से शैलो, बिल्कुल सरफेस पर कट लगाया जाता है, ज़्यादा डीप कट नहीं लगाते। सीड ओपियम फ्री होता है, नार्कोटिक कंटेंट जो होता है, खासकर उसका ड्रग कंटेंट जो होता है वो सीड के अंदर नहीं होता, ठीक है। अब यूजेस की बात की जाए तो 3 प्रिंसिपल यूज हैं इसके, एक तो है ओपियम डायरेक्टली जो नार्कोटिक वैल्यू वाला है, फिर पॉपी सीड्स हैं जिनको यूज किया जाता है, और तीसरा ओपियम के अलावा जो इम्पॉर्टेंट एल्कलॉइड्स हैं उनको ऑब्टेन करने के लिए। अब ये ओपियम और एल्कलॉइड्स जो हैं ये ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल ड्रग कंपनीज जो हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं वो इनको यूज करती है, ठीक है। इलीगल यूज होता है एज अ ड्रग, लेकिन दैट्स इलीगल। लीगल यहाँ पर हम इकोनॉमिक वैल्यू की बात करेंगे, तो यहाँ पर फार्मास्यूटिकल कंपनीज या ड्रग मेकिंग कंपनीज जो हैं वो इनको यूज करती हैं।
ठीक है, अब सबसे पहले है ओपियम। ओपियम में सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसमें कंपाउंड यूज किया एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो मॉर्फिन का है। ठीक है, इट इज एन एनाल्जेसिक, सेडेटिव है, पेन रिलीवर है। ठीक है, इसका फीचर है इट इंड्यूसेस स्लीप एंड ड्रीम, इंड्यूसेस ड्रीम, हेलुसिनेशन एक तरह से वो इसमें इंड्यूस करता है एक ह्यूमन बीइंग में, ब्रेन को ये अफेक्ट करता है। सेरिब्रोस्पाइनल सिस्टम जो है उसको अफेक्ट करता है, उसके ऊपर सिग्निफिकेंटली अपना असर दिखाता है। ठीक है, it is also used as medicine for cough, diarrhea, vomiting, and reduces blood pressure, bleeding and inflammation. ठीक है, तो ये इसमें इस तरह की जो मेडिकल कंडीशंस हैं उनमें इसको यूज किया जाता है। फिर इसके बाद आता है सीड्स। सीड का यूज कैसे होता है? सीड्स जो है वो ओपियम फ्री होते हैं, नार्कोटिक कंटेंट उनमें नहीं होता। ठीक है, एंड आर यूज्ड फॉर न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है उसके लिए यूज किया जाता है। इसकी सीड्स को कॉमनली खसखस कहा जाता है, अगर आपने सुना हो तो। खसखस के बीज जो हैं वो बहुत कॉमनली यूज किए जाते हैं हाउस होल्ड में, इंडियन हाउस होल्ड में, और अब वेस्टर्न कंट्रीज और बाकी वर्ल्ड में भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। एक वैरायटी है या कल्टीवर है, कल्टीवेट किया जाता है जिसको सुजाता नाम से, वो पेपेवर सोमनीफेरम का ही एक वैरायटी है। सुजाता जो है वो उस वैरायटी का नाम है। ठीक है, वो कंप्लीटली ओपियम फ्री है, उसके फ्रूट में भी ओपियम नहीं बनता, तो वो बहुत अच्छा सोर्स है इसके सीड्स को ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, अब दिस प्लांट इज ऑल्सो ग्रोन एज ornamental plant, for it is also grown for ornamental purpose. ठीक है, सीड्स हो गए, ओपियम हो गए, और इसकी अलावा जो इनका यूज है वो है फॉर ऑर्नामेंटल पर्पस, गार्डनिंग में, लैंडस्केपिंग में, उनमें इनको यूज किया जाता है। इंडिया पूरे वर्ल्ड में उन 12 कंट्रीज में से एक है जहां पर ओपियम की कल्टीवेशन लीगली की जाती है। बाकी सब कंट्रीज में ओपियम की कल्टीवेशन इलीगल है, कोई वहां पर इसको ग्रो नहीं कर सकता। ठीक है, अब बात आती है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। जब हम ओपियम या इस तरह के ड्रग या नार्कोटिक कंपाउंड्स वाले प्लांट्स की बात करते हैं, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसमें टॉपिक है, वो है कि इसका यूज कहाँ होना चाहिए और कहाँ नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए और कैसे नहीं होना चाहिए। फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ड्रग कंपनीज जो हैं, ड्रग मेकिंग कंपनीज जो हैं, वो अगर इनको यूज कर रही हैं तो दैट्स ओके, बिकॉज वो एक प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग इनको मेडिसिन में यूज कर रही हैं। लेकिन एज सच जनरल पब्लिक को ये ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए और अनएडमिनिस्टर्ड तरीके से यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को, सेरिब्रोस्पाइनल सिस्टम जो है उसको अफेक्ट करता है। ठीक है, और कोई इस तरह के अगर कंपाउंड्स हैं जो हमारे इतने इम्पोर्टेंट सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, उसको ओवरटेक कर सकते हैं, तो वो इतना इजीली यूज नहीं करना चाहिए, जनरल तरीके से यूज नहीं करना चाहिए विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर मैं चाहूंगी कि आप लोग फाइंड आउट करो, पता करो कि ओपियम हमारे सिस्टम को, हमारे नर्वस सिस्टम को कैसे अफेक्ट करता है, कैसे हार्म करता है। ये जब आप इसको स्टडी करोगे या सर्च करोगे तो इससे आप लोगों को भी आइडिया होगा कि ये चीज़ें किसने, अगर कंट्रोल्ड वे में यूज़ की जाए तो बेनिफिशियल हो सकती हैं, और अगर अनरेगुलेटेड तरीके से ये यूज़ की जाए तो वो हमको हार्म भी कर सकती हैं। सो आज का आपका असाइनमेंट है, फाइंड आउट हाउ डज ओपियम हार्म आवर नर्वस सिस्टम, या हमारे सिस्टम पे किस तरह से इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट
opium and its cultivation and its economic importance, its uses. ठीक है, सो अगर कुछ इसमें समझ में नहीं, अगर जो मेडिसिन, हाँ एक बात और, जो स्टूडेंट्स को असाइनमेंट मेडिसिनल प्लांट्स का मिला है तो वो इसी तरीके से यही स्टेप्स फॉलो करके वो असाइनमेंट बना सकते हैं। ठीक है, उनको जो जो प्लांट्स मिले हैं उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ तक था आपका मेडिसिनल प्लांट के बारे में। सो अच्छा, अब एक बात और बताइए कि इतने प्लांट्स बहुत हैं, या आप अगर चाहते हो कि और प्लांट्स के भी एज एन एग्जांपल एक एक प्लांट कवर किया जाए तो वो भी कवर किया जा सकता है, या फिर पेपर 1 अगर आप चाहते हो स्टार्ट किया जाए अब तो पेपर 1 स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में भी आप बता दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। कोई और टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो या गूगल क्लासरूम पर पूछ सकते हो। ओके, देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।